अब हम पढ़ने जा रहे हैं डीप ग्रामर ऑन पोजीशन। पोजीशन का थोड़ा सा और गहराई समझना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आपके एग्जाम में कुछ क्वेश्चन आए हुए हैं। तो कई बार क्या होता है कि हम एक आध लाइन रट के चले जाते हैं, लेकिन इसको अंडरस्टैंड करना बहुत ज़रूरी है। 20 मिनट लगेगा ये गहराई समझने में। तो जब हम बात करते हैं पोजीशन की, तो कई बार क्या होता है कि आपके एग्ज़ाम में कुछ सेंटेंसेस देखने को मिलता है जिसमें डबल एपोस्ट्रोफी लग के आता है। आपको कुछ स्ट्रक्चर इस तरीके से देखने को मिलेगा कि N1 एपोस्ट्रोफी S, N2 एपोस्ट्रोफी S और फिर लगेगा आपको N। अब आप समझिए यहाँ पे जो N मैंने लिखा है ना, N1 और N2 और N, ये 3 डिफरेंट नाउन है। तो कई बार आपको देखने को मिलेगा कि एक नाउन ऐसा होगा और दूसरा नाउन जो होगा उस पर एपोस्ट्रोफी S लगा होगा, साथ में एक एपोस्ट्रोफी S और लगा होगा। इसको डबल पोजीशन बोलते हैं। तो जब आप डबल पोजीशन का इस्तेमाल करते हो तो कई बार वो गलत होता है, कई बार उसको स्ट्रक्चर्ड वे में इस्तेमाल करना होता है। तो हम लोग इसकी गहराई को समझते हैं। तो सबसे पहले हम क्या काम करते हैं, हम पहले कैटेगरी बनाते हैं। तो हम क्या काम करेंगे, जो डबल पोजीशन इस्तेमाल होता है, डबल पोजीशन वाले केस को हम कैटेगराइज करेंगे। तो जो डबल पोजीशन होता है ना, उसको 3 कैटेगरी में बांटा गया है। एक कैटेगरी को बोला गया है सीक्वेंशियल पोजीशन, दूसरे को बोला गया है कॉमन पोजीशन और तीसरे को बोला गया है स्प्लिट पोजीशन। इन तीनों को समझना बहुत जरूरी है। पहले तो टर्म समझना जरूरी है कि सीक्वेंशियल पोजीशन क्या होता है, फिर कॉमन पोजीशन समझना बहुत जरूरी होता है और स्प्लिट पोजीशन समझना बहुत जरूरी होता है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि अगर हम ए की बात करें, ए में अगर हम लें सीक्वेंशियल पोजीशन, सीक्वेंशियल अगर हम पोजीशन की बात करें तो सबसे पहले सीक्वेंशियल पोजीशन समझो। जैसे अगर मैं बोलूं माई वाइफ्स फ्रेंड्स हाउस, इस चीज को ध्यान से देखिएगा। अगर मैंने आपके सामने एक फ्रेज लिखा, जिस फ्रेज में मैंने लिखा माई वाइफ्स फ्रेंड्स हाउस, इस स्ट्रक्चर को देखिएगा, इससे तुलना करने की कोशिश कीजिएगा। ये आपका N है, ये आपका जो है ये N1 हो गया, या इसको आप N2 कह लीजिए, और सीक्वेंस से चलेंगे तो इसको आप N1 कह लीजिए। N1 एपोस्ट्रोफी S, N2 एपोस्ट्रोफी S। ये स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है। इसका मतलब क्या है, मेरी वाइफ के दोस्त का घर, मेरी वाइफ के दोस्त का घर, या अगर मेरी वाइफ है तो हम उसको दोस्त नहीं बोलते, सहेली बोलते हैं। लड़कियों के टर्म में सहेली इस्तेमाल करते हैं। तो इसको आप ऐसे कह सकते हो कि मेरी वाइफ की सहेली का घर। तो ऐसे केस में आप देखिएगा, इस घर पे जो अधिकार है वो किसी का है, और जो वो बंदा या बंदी है उस पे जो अधिकार है वो मेरी वाइफ का है। तो ये सीक्वेंस में है, घर पे अधिकार सहेली का, सहेली पे अधिकार मेरी बीबी का, और यहां जो माई लिखा हुआ है इस बीबी पे अधिकार मेरा। अब इसको मत समझ लीजिएगा कोई लोग कह रहे नहीं आपका कैसे अधिकार, बीबी हमारी है, या जिसकी बीबी है जो बात कह रहा है वाइफ पे अधिकार उसी का होता है। तो ये जो माई आप लिखते हो, ये आप एग्जेक्टिव के चैप्टर में जब जाओगे और प्रोनाउन के चैप्टर में जाओगे तो उसमें आपको ये बताया जाएगा, ये है पॉजेसिव एग्जेक्टिव। तो अगर एग्जेक्टिव इस्तेमाल करते हो तो ये सब वर्ड पोजीशन के लिए इस्तेमाल करते हो, लेकिन अगर नाउन इस्तेमाल करना हो तो आप एपोस्ट्रोफी एस का इस्तेमाल करते हो। तो इसको बोलते हैं सीक्वेंशियल पोजीशन। इसके बाद एक और टर्म आता है जिसको बोलते हैं कॉमन पोजीशन। कॉमन पोजीशन को समझना भी बहुत जरूरी है। तो हम सबसे पहले कॉमन पोजीशन को समझते हैं। कॉमन पोजीशन में क्या है, जैसे मैंने बोला राम एंड श्याम, और हमने यहां पे क्या काम किया, एक स्ट्रक्चर फॉर्म किया। हमने लगाया राम से में एपोस्ट्रोफी, और हमने लगाया श्याम से में एपोस्ट्रोफी, और उसके बाद हमने ये बोला हाउस। बात समझ में आई? राम और श्याम का घर, राम और श्याम का घर। देखो घर तो एक है, घर क्या है, घर आपका एक है, लेकिन इस घर पे राम का भी अधिकार है और श्याम का भी अधिकार है। और ये स्ट्रक्चर अगर आप फॉर्मूले के हिसाब से देखिएंगे तो कुछ इस तरीके से आएगा, N1 एपोस्ट्रोफी S, साथ में एंड लगा होगा N2 एपोस्ट्रोफी S, और फिर आपका जो होगा वो N आएगा जिस पे आपका पोजीशन होता है। तो ये होता है कॉमन पोजीशन, ये होता है कॉमन पोजीशन। अगर ये घर अगर राम का और श्याम का, अगर हम यही बात बोल दे कि राम्स एंड श्याम्स घर, राम्स एंड श्याम्स घर, तो इस चीज को आप ऐसे समझिएगा, इस चीज को आप ऐसे समझिएगा कि आप ऐसे लिखते हो राम्स एंड श्याम्स हाउसेस।
अब आपको ये अंडरस्टैंड करना है, यहाँ पे राम का घर अलग है, श्याम का घर अलग है, ये आपका पोजीशन वाला वर्ड है, ये प्लूरल इसलिए लिया गया है क्योंकि राम का घर अलग है, श्याम का घर अलग है। ये वाला जो स्ट्रक्चर है, इस वाले स्ट्रक्चर में अभी मैं आपको सिखाऊंगा कि ये स्ट्रक्चर एक्चुअली में गलत है। ये वाला स्ट्रक्चर एक्चुअली में गलत है। जब कॉमन पोजीशन होता है तो सिर्फ पोजीशन एक के साथ इस्तेमाल करते हैं, जब स्प्लिट पोजीशन होता है तब हम दोनों के साथ इस्तेमाल करते हैं। अब आपको एक भाव समझना है। भाव ये है कि अगर ये जो पोजीशन वाला वर्ड है इस पे अगर दोनों का अधिकार है तो N1 और N2 एंड से जुड़े हुए होते हैं, जिसमें से एक के साथ एपोस्ट्रोफी नहीं लगाते, सिर्फ दूसरे वाले के साथ लगाते हैं। और अगर ये जो घर है, राम का घर अलग है, श्याम का घर अलग है, तो इसको बोलते हैं स्प्लिट पोजीशन। स्प्लिट पोजीशन का मतलब है कि हम पोजीशन तो सेंटेंस के अंदर शो कर रहे हैं लेकिन उनका कॉमन नहीं है, राम का अलग है, श्याम का अलग है। तो सिक्वेंशियल पोजीशन में सीक्वेंस में रहता है, कॉमन पोजीशन पे एक चीज है या एक से ज्यादा चीज है, उस पर दोनों लोगों का कॉमन अधिकार है, N1 का भी अधिकार है, N2 का भी अधिकार है। लेकिन जब हम स्प्लिट पोजीशन की बात करते हैं तो पोजीशन में प्लूरल चीज आती है और N1 का अलग से अधिकार होता है, N2 का अलग से अधिकार होता है। ये तो रही समझने वाली बात कि सिक्वेंशियल पोजीशन क्या होता है, कॉमन पोजीशन क्या होता है, स्प्लिट पोजीशन क्या होता है। अगर इनके शब्दों पे जाएंगे, अगर सीक्वेंशियल में जाएंगे तो सीक्वेंस क्या बताता है कि कोई चीज सीक्वेंस में हो। तो इसका सीक्वेंस ऐसे दिखाई दे रहा है, N1 एपोस्ट्रोफी S, N2 एपोस्ट्रोफी S। अगर जब कॉमन में आप ध्यान से देखेंगे तो आपको क्या दिखाई दे रहा है, आपको यह दिखाई दे रहा है कि N1 और N2 को हमने जोड़ा, N1 और N2 को जोड़ा, हमने एक साथ एपोस्ट्रोफी S लगाया, फिर पोजीशन वाला वर्ड लगा दिया। अगर आप स्प्लिट बताने की कोशिश करते हो तो इसका ये मतलब हो गया कि भैया मेरा अलग है, तुम्हारा अलग है, मतलब एपोस्ट्रोफी मेरे ऊपर भी लगाओ, आपको जोड़ना हो तो जोड़ो, और एपोस्ट्रोफी मेरे ऊपर भी लगाओ। और यहां जब पॉजिटिव वर्ड लगते हो ना, यहां पे प्लूरल रखो क्योंकि मेरा भी है तुम्हारा भी है, तो एक से ज्यादा होना चाहिए। तो ये होता है स्प्लिट पोजीशन का मतलब। अच्छा, बात तो हो गई समझने में कि ये सीक्वेंशियल पोजीशन है, कॉमन पोजीशन है, ये स्प्लिट पोजीशन है। अब बात आती है कि सर किस तरीके के क्वेश्चन बनते हैं और किस तरीके का एरर आता है। तो सीक्वेंस में देखेंगे, पहले सीक्वेंशियल पोजीशन देखेंगे, फिर कॉमन पोजीशन देखेंगे, फिर स्प्लिट पोजीशन देखेंगे। तो सबसे पहले हम सीक्वेंशियल पोजीशन की चर्चा करते हैं। जब भी आपको सेंटेंस के अंदर सीक्वेंशियल पोजीशन देखने को मिले और इस तरीके का स्ट्रक्चर देखने को मिले, अगर इस तरीके का आपको स्ट्रक्चर देखने को मिले कि आपको N1 मिले, एपोस्ट्रोफी S मिले, N2 मिले, एपोस्ट्रोफी S मिले, और उसके बाद इसके साथ जुड़ा हुआ जो आता है वो अगर आपको मान लो कोई पोजीशन वाला वर्ड आ जाता है, तो आपको ध्यान रखना है कि सीक्वेंशियल पोजीशन में, सीक्वेंशियल में खास करके आपको ये देखने को मिलेगा कि ये किसी चीज से जुड़ा नहीं रहता है। N1 के बाजू में N2 रखा जाता है, ये स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके से आपको दिखाई देगा। इस तरीके का स्ट्रक्चर अगर आपको मिले तो आपको ये बात याद रखना है कि ये स्ट्रक्चर गलत होता है। आप डबल एपोस्ट्रोफी का इस्तेमाल नहीं करते हैं सीक्वेंशियल पोजीशन में। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, डबल एपोस्ट्रोफी का इस्तेमाल नहीं करते हैं सीक्वेंशियल पोजीशन में। इसमें क्या होता है कि ये आपका इनकरेक्ट वर्जन होता है, इसको करेक्ट किया जाता है, कुछ इस तरीके से आप करेक्ट करते हो। जब इसका पोजीशन बनाना होता है, इस सीक्वेंशियल पोजीशन को बनाना होता है, तो आप क्या काम करते हो, ये जो पोजीशन वाला वर्ड है ना, इसको घुमा के आप पहले लाते हो। इसको घुमा के जैसे ही पहले लाते हो तो आप इसको क्या लिखोगे, आप N लिखोगे। उसके बाद आप क्या का काम क्या है कि ये वाला जो शब्द है, सॉरी ये वाला जो एपोस्ट्रोफी सिंबल है वो उठा के यहां पे लगाते हो। क्या काम करते हो, इसको लेके आते हो, और आपको पता है कि एपोस्ट्रोफी S लगाते हैं हम लिविंग के लिए, और ऑफ एक सिंबल होता है जो नॉन लिविंग के लिए हम लगाते हैं पोजीशन दिखाने के लिए। तो यहां पे हम एपोस्ट्रोफी S को ऑफ से रिप्लेस कर देते हैं, ऑफ से रिप्लेस कर देते हैं, और हमारा जो फॉर्मूला तैयार होता है इसको करेक्ट करने का वो किस इस तरीके से होता है, N एपोस्ट्रोफी S। अब ये पूरा का पूरा स्ट्रक्चर उठा के यहां पे रख देते हैं। अब हम इसको ऐसे रखते हैं, N1 एपोस्ट्रोफी S और फिर आपका N2। अब पूरा का पूरा स्ट्रक्चर हो जाता है करेक्ट। तो ये आपको खास करके ध्यान रखना है कि इस तरीके का स्ट्रक्चर फॉर्म होता है, इस तरीके का स्ट्रक्चर फॉर्म होकर आता है। ये शुरुआत का जो स्ट्रक्चर है ये बिल्कुल बाद में चला जाता है, यहां वाला यहां आ जाता है। ये वाला जो स्ट्रक्चर है, ये वाला स्ट्रक्चर, इसको आप एपोस्ट्रोफी को बदल के ऑफ में बदल देते हो। अब आपके सामने 3 एग्जाम्पल दिए हुए हैं, इसको आप अपनी कॉपी में करेक्ट करो। बहुत आसान है, मैं आपको N1, N2 और N तीनों दिखाता हूं, नाउन 1, नाउन 2, नाउन 3, तीन के तीनों एग्जाम्पल में मैं यहाँ पे N1, N2 और N दिखा रहा हूं, और आप मेरे साथ करेंगे। ये हो गया आपका N1 क्योंकि इसके ऊपर एपोस्ट्रोफी S लगा हुआ है, ये हो गया आपका N2 और ये हो गया आपका N। अब इस सेंटेंस को करेक्ट करना है। अब आपको क्या काम करना पड़ेगा, अब आपको करेक्ट करना पड़ेगा इसको। सबसे पहले आप इसको स्टार्ट करोगे। एक चीज आपको याद रखना पड़ेगा, जब भी कोई नाउन रखते हो, नाउन रखने के बाद जब ऑफ लगा के कोई चर्चा करते हो तो इस नाउन का
डिस्क्रिप्शन हो जाता है वो, और इस नाउन का जैसे ही डिस्क्रिप्शन होता है ये नाउन स्पेसिफिक हो जाता है। आर्टिकल के चैप्टर में पढ़ोगे कि उसके साथ आपको दी का इस्तेमाल करना पड़ता है। तो जैसे मैं बात कर रहा हूं यहां पे, तो जैसे ही आप डॉग को इधर लाओगे, इसके पहले अगर सेंटेंस को आपको इससे स्टार्ट करना पड़ेगा तो आपको ऐसे लिखना पड़ेगा द डॉग आपने डाला। अब ये अपोस्ट्रोफी एस जो है ये बदलेगा किसमें? ये बदलेगा ऑफ में। ध्यान से देखते रहिएगा, ये बदलेगा ऑफ में। अब आपको क्या काम करना है? माई फ्रेंड्स वाइफ लिखा है, ये आपका पूरा का पूरा जो स्ट्रक्चर है एस सच उठा के आप उधर लेके जाओगे, माई फ्रेंड्स वाइफ। अब उसके बाद बचा हुआ जो पार्ट है ना, डाइड यस्टरडे, ये एस सच ही आप यहां पे जोड़ दोगे, डाइड। एक एग्जाम्पल में आपने ये बात कर ली, अब दूसरा एग्जाम्पल में सेम इसी चीज को करना है, साथ साथ करते हुए चलेंगे आप लोग हमारे साथ। अगर मैं बात करूं इसमें, तो यहीं पे हम लोग क्या काम करते हैं, यहीं पे हम लोग इसको चेंज करते हैं। अगर मैं इसको बदलूं, ये लास्ट में एज सच ही जोड़ दीजिएगा आप, इसको आप बदलते हैं, ये आपका एन हो गया, ये N1 हो गया, ये N2 हो गया। अगर आप इसको बदलोगे तो आप इसको कैसे बदलोगे, जरा ध्यान से देखिएगा। इसको हम कैसे बदलते हैं? हमने बोला कि हम हाउस को पहले लेके आएंगे, हाउस को पहले लेके आएंगे, लेकिन आपको क्या करना पड़ेगा? आर्टिकल द का इस्तेमाल करना पड़ेगा, क्योंकि इसके बाद आप ऑफ का इस्तेमाल कर रहे हो। द हाउस आप तरुण नाइबर आपको सीधे सीधे ऐसे ही जोड़ देना है, द हाउस आप तरुण, इसका एपोस्ट्रोफी एस जो है ये आपने क्या है, ये बदल के आपने ऑफ में कन्वर्ट कर दिया। उसके बाद आपको क्या करना है? तरुण नाइबर, तरुण नाइबर। इसके बाद जो सेंटेंस आगे जाएगा वाज बर्न, द हाउस आप तरुण नाइबर वाज बर्न। सेंटेंस करेक्ट क्या होगा? सेंटेंस इस तरीके से करेक्ट होगा। फिर बात करते हैं तीसरा एग्जाम्पल। तीसरा एग्जाम्पल मैं सॉल्व करूं उसके पहले आप लोग अपनी कॉपी में प्रैक्टिस करके देखिए कि क्या आप इसको फटाफट लगा पा रहे हैं, और उम्मीद है कि अभी तक आपको क्लियर हो गया होगा। अगर मैं बात करूं यहाँ पे, ये हो गया आपका N1, ये हो गया आपका N2 और ये हो गया आपका N। तो जैसे ही हम बात करते हैं, मैंने बोला कि ऑफ के बाद लगाना है तो आपको हमेशा दी से स्टार्ट करना पड़ेगा। एक तो जब प्रोनाउंसिएशन की बात करते हैं, माई वाइफ्स मदर्स सेक्रेटरी हैज एक्सपायर्ड, तो आपको क्या करना पड़ेगा? ये नाउन उठा के पहले लाना पड़ेगा। तो आपने आर्टिकल द लगाया, उसके बाद आपको क्या काम करना है? से क्रे। उसके बाद आपको स्पेलिंग देखो इसका कैसे याद रखना है। एक तो ये SECRETARY सेक्रेटरी, इसका प्रोनाउंसिएशन करने में भी बच्चों को दिक्कत होती है, तो थोड़ा थोड़ा प्रैक्टिस करेंगे तो आप लर्न कर जाएंगे। द सेक्रेटरी ऑफ, इसके बाद आपको लगाना है ऑफ, और ऑफ जैसे ही आप लगाएंगे उसके बाद आपको क्या करना है? आपको स्टार्टिंग का पार्ट जोड़ देना है, माई वाइफ्स मदर, और आगे का हिस्सा क्या है? हैज एक्सपायर्ड, हैज एक्सपायर्ड। तो ये आपको ध्यान रखना है, ये इस तरीके से ध्यान रखना है कि अगर सीक्वेंशियल पोजीशन है, सीक्वेंशियल पोजीशन आपको देखते ही पता चल जाएगा क्योंकि उनके बीच में कोई गैप नहीं होता है। तो आपको हमेशा ये याद रखना है कि डबल एपोस्ट्रोफी का इस्तेमाल नहीं करते हैं, उसमें एक एपोस्ट्रोफी को ऑफ से रिप्लेस कर देते हैं और फिर स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके से बदल लेते हैं। तो ये फॉर्मूला आपको हमेशा याद होना चाहिए, और इन क्वेश्चन की प्रैक्टिस के बाद ये बहुत आसान है, आप आसानी से एग्जाम में से कर लोगे। अब हम लोग कॉमन पोजीशन की बात करते हैं। अगर हम बात करते हैं कॉमन पोजीशन की, तो कॉमन पोजीशन में कुछ दो बातें आपको याद रखनी जरूरी है। जैसे एक बात ये देखिए, जैसे मैं यहां पे एक बात बोलूं, ये हूं मैं, ये है आप, या फिर आप इसको ऐसे समझ लिए ए और बी हो गया। अब यहां पे मैं बात करता हूं, या आप इसको राम और श्याम कर लीजिए, राम और इसको श्याम कर लीजिए, जो मर्जी आए वो नाम दे दीजिए। मैंने बोला राम और श्याम, राम और श्याम, राम और श्याम का दोस्त एक टोनू हो सकता है। क्या हो सकता है? मान लो टोनू हो सकता है, टोनू ले लो, सोनू ले लो, कोई हो सकता है, नाम का है, जो मर्जी है आपने वो मर्जी में रख लो। मैंने बोला राम और श्याम का एक दोस्त, तो इस बात को हम कैसे समझ सकते हैं कि राम और श्याम का एक दोस्त का मतलब ये हो गया कि एक लड़का है जो राम का भी दोस्त है, जो श्याम का दोस्त है। इसका ये मतलब है ये इसका कॉमन फ्रेंड है। क्या है? ये इसका कॉमन फ्रेंड है, तो इन दोनों का इस पे अधिकार है। तो इस बात को हम कैसे लिखेंगे? हम इसको ऐसे लिखेंगे, राम एंड श्याम, राम एंड श्याम,
और यहां पे बात कर रहे हैं दोस्त की। दोस्त देखो यहां पे देखो एक है, क्या है, दोस्त यहां पे एक है। अब यहां पे आपको ये अंडरस्टैंड करना है कि अगर ये दोस्त दोनों का कॉमन है तो एपोस्ट्रॉफी हम सिर्फ लास्ट वाले में लगाते हैं। क्या करते हैं, एपोस्ट्रॉफी हम हमेशा लास्ट वाले में लगाते हैं। तो इसका आपको फॉर्मूला याद रखना है। इसका फॉर्मूला आपको ऐसे याद रखना है, N1 N2 और एपोस्ट्रॉफी आप हमेशा बाद वाले में लगाओगे। उसके बाद जो भी आपका पोजीशन वाला वर्ड है, पोजीशन वाला नाउन है, पोजीशन वाला नाउन रखोगे। अब जैसे मैं बात यहां पे कर रहा था कि राम और श्याम का दोस्त, राम और श्याम का दोस्त, हो सकता है कि टोनू के अलावा हो सकता है सोनू एक ऐसा लड़का है जो राम और श्याम का दोस्त है। अब अगर इसी बात को मैं बोलूं कि राम और श्याम के दोस्त, अब राम और श्याम के एक से ज्यादा कॉमन दोस्त हो गए। इसका यह मतलब है कि अगर मैं यहां पे फ्रेंड के साथ अगर फ्रेंड्स ऐड कर दूं, फ्रेंड के साथ अगर हम फ्रेंड्स ऐड कर दें तो यह संभव है कि राम और श्याम का एक से ज्यादा दोस्त हो सकता है और एक से ज्यादा कॉमन दोस्त हो सकता है। तो ये वाला जो वर्ड है, ये जो नाउन होता है जिसपे आप पोजीशन बता रहे होते हैं, तो पोजीशन वाला वर्ड ये सिंगुलर भी हो सकता है या प्लूरल भी हो सकता है। ये बात समझाने का मतलब यही था कि जब आप कॉमन पोजीशन की बात करते हो तो एपोस्ट्रॉफी सिर्फ वन टाइम इस्तेमाल करते हो, बाद वाले के साथ इस्तेमाल करते हो, और पोजीशन वाला जो वर्ड है ये आपका सिंगुलर भी हो सकता है, ये आपका प्लूरल भी हो सकता है। समझ में आई बात? तो जैसे अगर मैं बात करूं कि कुछ एग्जांपल लिए हैं, शोभित एंड सैंटीज फ्रेंड या फिर फ्रेंड्स, तो अगर एपोस्ट्रॉफी सिर्फ बाद वाले के पास लगा हुआ है तो फ्रेंड लिखना भी सही होता है और फ्रेंड्स लिखना भी सही होता है। लेकिन इसके बाद का एग्जांपल देखिए, आमिर एंड किरन्स डिवोर्स और डिवोर्सेस। अगर यहां पे देखेंगे इस हिसाब से, लॉजिक के हिसाब से, तो बहुत सारे बच्चे क्या काम करेंगे, वो बोलेंगे सर उस हिसाब से तो डिवोर्स भी हो सकता है, डिवोर्सेस भी हो सकता है। लेकिन एक बात समझिएगा, आमिर और किरण ये दोनों हस्बैंड एंड वाइफ है, उनके बीच जब डिवोर्स होगा तो डिवोर्स तो एक ही होगा ना, डिवोर्स एक ही है, कॉमन है। तो इस केस में आप डिवोर्सेस इस्तेमाल नहीं कर सकते हो। तो ये भी आपको अंडरस्टैंड करना है कि हम सिंगुलर या प्लूरल कुछ भी रख सकते हैं, लेकिन सेंटेंस जो फ्रेम किया जा रहा है, क्या पॉसिबिलिटी है यहां पे उस कंडीशन में प्लूरल वर्ड इस्तेमाल करने की। इस केस में आमिर और किरण हस्बैंड एंड वाइफ है, आप डिवोर्सेस इस्तेमाल नहीं कर सकते हो, क्योंकि उनका जो डिवोर्स है वो कॉमन डिवोर्स है, एक ही डिवोर्स होगा जो आमिर और किरण दोनों लेंगे। इसके बाद अगर मैं बात करूं, नेहा एंड टोनीज फादर डाइड यस्टरडे। अगर मैं बात करूं नेहा और टोनीज, एपोस्ट्रॉफी लगा है और यहां पे हम फादर, और अगर हम फादर की जगह क्या फादर्स लिखते, फादर्स लिखना सही होगा। नेहा और टोनी यहां पे भाई बहन है, आप ऐसे समझो नेहा और टोनी यहां पे भाई बहन है। अगर भाई बहन है तो उनके पापा एक हो सकते हैं, उनके एक से ज्यादा पापा तब होंगे जब नेहा और टोनी आपस में भाई भाई नहीं होंगे। नेहा और टोनी आपस में भाई भाई नहीं होंगे तो इस केस में ये कॉमन पोजीशन के केस में नहीं आएगा। नेहा और टोनी अगर भाई भाई नहीं होंगे तो इस केस में ये कॉमन पोजीशन नहीं होगा, ये होगा अगला केस जो हमारा स्प्लिट पोजीशन का केस है, जो अभी हम चर्चा करेंगे, लेकिन चलो चर्चा कर ही लेते हैं। इस वाले केस को अगर हम बात करें, नेहा एंड टोनीज फादर डाइड यस्टरडे, मान लो नेहा और टोनी भाई भाई नहीं है या भाई बहन नहीं है, तब आपको अगर लिखना होगा तो इसको कुछ इस तरीके से लिखोगे, नेहाज एंड टोनीज फादर्स। अब फादर नहीं लिखोगे क्योंकि आपको फादर्स लिखना पड़ेगा, नेहा के पापा अलग है, टोनी के पापा अलग है, तो यहां पे आप फादर नहीं लिखोगे, आपको यहां पे प्लूरल लेना पड़ेगा क्योंकि ये स्प्लिट पोजीशन है। यहां पे हम टोनी के पापा की बात कर रहे हैं, नेहा के पापा की बात कर रहे हैं, फिर आप लिखोगे डाइड यस्टरडे। अगर मैं इसी एग्जांपल को थोड़ा सा आपको कॉमन पोजीशन के बजाय स्प्लिट पोजीशन में डिस्कस करूं, अगर मैं मान लूं कि आमिर और किरण दोनों हस्बैंड एंड वाइफ नहीं है, तब इस केस में आपको आमिर के साथ एपोस्ट्रॉफी एस लेना पड़ेगा, किरण के साथ एपोस्ट्रॉफी एस लेना पड़ेगा और फिर डिवोर्सेस का इस्तेमाल करना पड़ेगा। आप डिवोर्स इस्तेमाल नहीं करते। चलो डिटेल में हम जरा स्प्लिट पोजीशन को समझते हैं कि स्प्लिट पोजीशन इन डिटेल में क्या है। इन डिटेल में ऐसे समझो कि अगर हम चर्चा ये कर रहे हैं कि ये हो गया आपका राम और ये हो गया आपका श्याम और ये हो गया, हम बात बोल रहे हैं राम और श्याम के दोस्त। अब राम और श्याम के कॉमन दोस्त नहीं हैं। अगर राम और श्यामन के कॉमन दोस्त नहीं है, उनके दोस्त अलग अलग हैं, तो यहां पे आप एक पर्सन तो रख ही नहीं सकते हो, आपको एक से ज्यादा पर्सन रखना पड़ेगा, क्योंकि अगर ये कॉमन नहीं है तो पक्का एक से तो ज्यादा होंगे। जब हम दो आदमी की चर्चा कर रहे हैं और किसी पे अधिकार दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, दोनों का अगर अलग अलग अधिकार है तो इसका यह मतलब एक हो नहीं सकता है।
इसका अधिकार इस पे अलग से है, इसका अधिकार इस पे अलग से है। तो इसका यह मतलब हो गया कि जब भी आप इसका स्ट्रक्चर बनाते हो तो स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके से बनाते हो, N1 और एपोस्ट्रोफी एस इस पे भी बताना पड़ता है, फिर इसको जोड़ते हो एंड फिर आप बनाते हो N2 एपोस्ट्रोफी एस। अब यहां पे जो नाउन रखते हो, इस नाउन में एक खास बात यह है कि इस पे N1 का भी अधिकार है, इस पे N2 का भी अधिकार है। इसका यह मतलब है इस N के अंदर एक से ज्यादा होना चाहिए, मतलब ये हमेशा प्लूरल होना चाहिए। किस तरीके का नाउन होना चाहिए? प्लूरल नाउन होगा। प्लूरल नाउन होगा तभी एक से ज्यादा होगा, तभी N1 का अधिकार अलग से होगा, N2 का अधिकार अलग से होगा। और अगर इन पे कॉमन अधिकार हो गया तो यहां वाला जो एपोस्ट्रोफी एस है उसको आपको बदलना पड़ जाएगा। चलो एग्जाम्पल देखते हैं। सोवित एंड सेंटीज फ्रेंड्स हैव गॉन टू देयर रेस्पेक्टिव सिटीज। अब यहां पे आपको यह समझना है कि जैसे हमने बात किया सोवित, अगर एपोस्ट्रोफी एस यहां पे लगाया, सेंटी पे एपोस्ट्रोफी एस यहां पे लगाया, तो इसका यह मतलब है कि हम यहां पे फ्रेंड कभी नहीं लिख सकते हैं। हमें हमेशा जब भी लिखना होगा वो हमें फ्रेंड्स लिखना होगा। इस बात को आपको अच्छे से ध्यान देना है। जरा क्वेश्चन नंबर 2 देखिए। चाइना एंड इंडियाज पॉपुलेशन इज इंक्रीजिंग डे बाय डे। क्वेश्चन जो आता है आपके एग्जाम में आपको कंफ्यूज कैसे करता है? चाइना एंड इंडियाज पॉपुलेशन इज इंक्रीजिंग डे बाय डे। अब चाइना की जो पॉपुलेशन है और इंडिया की जो पॉपुलेशन है, यहां पे अगर हमने सिर्फ सिंगल एपोस्ट्रोफी इस्तेमाल किया है तो ये आपने कॉमन पोजीशन में इस्तेमाल कर दिया है। लेकिन आपको ये अंडरस्टैंड करना है कि देखो, चाइना की पॉपुलेशन अलग होती है, इंडिया की पॉपुलेशन अलग होती है। चाइना की पॉपुलेशन अलग होती है, इंडिया की पॉपुलेशन अलग होती है। तो इनके बीच में जो पॉपुलेशन है वो कॉमन है ही नहीं है। तो कॉमन नहीं है तो ये कॉमन पोजीशन के केस में आप इसे डाल नहीं सकते हो। आपको क्या करना पड़ेगा? इसको स्प्लिट पोजीशन के केस में डालना होगा। तो स्प्लिट पोजीशन के केस में जब इसको डालोगे तो आप इसको करेक्ट कैसे करोगे? आप ये बोलोगे कि सर यहाँ पे एपोस्ट्रोफी एस लगा दिया जाए, सेंटेंस करेक्ट हो जाएगा। लेकिन सेंटेंस नहीं करेक्ट होगा। इसके पीछे का रीजन ये है कि चाइना पे एपोस्ट्रोफी एस लगाया, इंडिया पे एपोस्ट्रोफी एस लगाए, ये तो चेक कर लो कि ये प्लूरल है कि नहीं। ये चेक कर लो ये प्लूरल है कि नहीं। ये प्लूरल नहीं है। पॉपुलेशन काउंटेबल होता है कि अनकाउंटेबल? ये काउंटेबल होता है। तो इसका प्लूरल फॉर्म क्या होता है? ये होता है पॉपुलेशंस। एक बात आपको खास करके ध्यान रखना है कि जब N1 एपोस्ट्रोफी एस, N2 एपोस्ट्रोफी एस लगते हो तो यहां पे या तो प्लूरल होना चाहिए, दूसरा क्या हो सकता है? दूसरा आपका अनकाउंटेबल नाउन हो सकता है। अनकाउंटेबल नाउन है तो आप गिन नहीं सकते हो, तो इसका प्लूरल नहीं बना सकते हो। तो ये वाला जो नाउन होता है ये प्लूरल हो सकता है, ये अनकाउंटेबल हो सकता है। जबकि यही कॉमन पोजीशन के केस में आपका सिंगुलर हो सकता है, प्लूरल हो सकता है, अनकाउंटेबल हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। समझ रहे बात हमारी? यहां सिंगुलर हो सकता है, प्लूरल हो सकता है, अनकाउंटेबल यहां पे कुछ भी हो सकता है। और यहां पे एक बात आपको याद रखना है कि स्प्लिट पोजीशन के केस में, स्प्लिट पोजीशन के केस में आपको यहां पे सिंगुलर नाउन का इस्तेमाल नहीं करना है। तो मैं पॉइंटर्स लिख देता हूं इस वाले में। इस वाले का पॉइंटर क्या है? आपको N1 के साथ एपोस्ट्रोफी एस इस्तेमाल करना है, N2 के साथ एपोस्ट्रोफी एस इस्तेमाल करना है। साथ में जो स्ट्रक्चर रखना है या तो प्लूरल रखना है या फिर अनकाउंटेबल रख सकते हो। क्या कर सकते हो? अनकाउंटेबल रख सकते हो। आपको इस चीज का खास करके ध्यान रखना होता है। इस वाले केस में आपको यह ध्यान रखना होता है कि एपोस्ट्रोफी बाद में रखते हो, आप सिंगुलर रख सकते हो, आप प्लूरल रख सकते हो, आप अनकाउंटेबल रख सकते हो, लेकिन सेंटेंस पढ़ने के बाद आपको पहचानना होता है कि सेंटेंस क्या कह रहा है। सेंटेंस में अगर कंडीशन सिर्फ सिंगुलर की बन रही है तो आपको सिंगुलर इस्तेमाल करना है। सो आपको ये पोजीशन वाले केस में जो आपने कॉमन स्प्लिट पोजीशन पढ़ा है, जितनी आपके रिक्वायरमेंट है उससे कहीं ज्यादा इंफॉर्मेशन मैंने आपको पास किया है। इसके और गहराई में आपको जाने की जरूरत नहीं है। इस पे मल्टीपल क्वेश्चन की प्रैक्टिस करने की जरूरत है ताकि ये पूरा का पूरा जो कंसेप्ट है वो आपके दिमाग में बैठ जाए। इसके बाद जो हम लोग अब डिस्कस करेंगे वो लेक्चर नंबर 06 डिस्कस करेंगे, जिसके अंदर हम लोग अब तक जितने भी क्वेश्चन प्रीवियस ईयर में आए हैं सारे के सारे क्वेश्चंस कवर करेंगे।